वेरी हैप्पी गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। और कल हम लोगों ने ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्कस किया था। अब उसी से रिलेटेड टॉपिक है, लेकिन आज का टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस इवनिंग। और टॉपिक है स्टूडेंट हम लोग का आज नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। एक नोमेनक्लेचर आप लोग पढ़े होंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड का, क्योंकि बहुत सिंपल वे में आप लोग करना सीख गए थे। एग्जैक्टली स्टूडेंट यहां भी नोमेनक्लेचर बहुत सिंपल है, लेकिन अंतर यह है कि हम लोग इस बार ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर नहीं करने जा रहे हैं, हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करना जान रहे हैं। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नेमिंग प्रोसेस। द प्रोसेस ऑफ नेमिंग इज नोन एज द नोमेनक्लेचर। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में भी हम लोग सॉल्ट का, और सॉल्ट में भी हम लोग कॉम्प्लेक्स सॉल्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। मतलब हम ऐसे सॉल्ट का नेमिंग करने जा रहे हैं जो वाटर में 100% डिसोसिएट नहीं होता है, या फिर हम सिंपल वे में कह सकते हैं which gets partially dissociated in aqueous solution, then such type of salt is known as the complex and salt. And today we are going to discuss the process of naming, the nomenclature process of such type of या these type of complex salt. इसमें स्टूडेंट अगर हम लोग कुछ पॉइंट्स को याद रखें तो हम लोग का नेमिंग प्रोसेस बहुत आसान हो जाता है। और आपके जैक बोर्ड में मैक्सिमम टाइम, अगर पिछले आप 10 साल के क्वेश्चंस को अगर आप उठा के देखें तो इस चैप्टर से इसी टॉपिक से क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। तो आप कुछ पॉइंट्स को आप याद रख लें। ये जो पॉइंट्स मैं यहां पर लिखा हूं आप अपने फेयर कॉपी में नोट्स कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। रूल कोई आपसे नहीं पूछेगा, बस वो सीधे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट देके आपको उस कंपाउंड का नेमिंग पूछ लेगा। अगर आप नेमिंग सही करते हैं देन इसका मतलब है कि आप ऑब्वियसली आप रूल्स वगैरह जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। तो आइए पहले हम लोग रूल्स डिस्कस कर लेते हैं। मैंने पहले लिखा है यूनिवर्सल पॉइंट। यूनिवर्सल पॉइंट कहने का मतलब है स्टूडेंट कि वो हर जगह एप्लीकेबल है, सभी टाइप के कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में एप्लीकेबल है। तो क्या कहता है पहला पॉइंट, स्टार्ट नेमिंग विथ स्मॉल लेटर। सबसे पहला बात आपको ध्यान रखना है कि जब कभी भी आप कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का नेमिंग करेंगे तो आप सबसे पहले स्टूडेंट स्मॉल लेटर से ही नेमिंग करना शुरू करेंगे। और उसके बाद कहता है कि पुट अ स्मॉल गैप बिटवीन कैटायन एंड अनायन। और कैटायन और अनायन के बीच में आप एक छोटा सा गैपिंग देंगे। क्यों गैपिंग देंगे स्टूडेंट? क्योंकि दोनों अपोजिट नेचर का स्पीसीज है। कैटायन जहां पॉजिटिवली चार्ज है, अनायन वहीं पर नेगेटिवली चार्ज है। एक आपका सिंपल आयन है तो दूसरा आपका कॉम्प्लेक्स आयन है। एक आपका आयोनाइजेबल स्फीयर है तो दूसरा आपका नॉन आयोनाइजेबल स्फीयर है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं स्टूडेंट, आइए इसी बात को एक छोटे से एग्जांपल से डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने क्या किया, मैंने यहां पर एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट लिखा। लेट अस कंसीडर कि मैंने यहां पर एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट लिखा। इस कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में आप क्या देख रहे हैं, कोई भी मॉलिक्यूल में दो पार्ट, कोई भी मॉलिक्यूल दो पार्ट के मिलने से बनता है, एक कैटायन और एक अनायन। अगर आप देखेंगे तो ये जो पोटासियम लिखा हुआ है, जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाला पोर्शन है स्टूडेंट, ये कैटायन है। और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला जितने भी रिमेनिंग पोर्शन है ये सब के सब अनायन है। तो ये कैटायन और ये अनायन, ये पॉजिटिवली चार्ज, ये नेगेटिवली चार्ज, ये सिंपल पार्ट, ये कॉम्प्लेक्स पार्ट, ये आयोनाइजेबल पार्ट, ये नॉन आयोनाइजेबल पार्ट। एक जो है वो वाटर में डिसोसिएट कर रहा है और दूसरा जो है वो वाटर में डिसोसिएट नहीं कर रहा है। एक जो है वो मोबाइल है और दूसरा जो है वो इमोबाइल है, नॉट मूविंग है। एक जो है वो टेस्ट दे रहा है, मतलब कलर प्रोड्यूस कर रहा है किसी कंपाउंड के साथ रिएक्ट करवाने पर, और दूसरा जो है वो किसी तरह का कलर नहीं प्रोड्यूस कर रहा है। एक जहां पॉजिटिवली चार्ज है, दूसरी तरफ अगला वहां पर वो नेगेटिवली चार्ज है। एक कैटायन है और एक अनायन है। तो दोनों का नेचर ही डिफरेंट है स्टूडेंट। इसीलिए इस बेसिस पर, नेचर के डिफरेंस होने के बेसिस पर, लॉजिकली इस पॉइंट के कारण से हम लोग क्या करते हैं कि एक छोटा सा स्मॉल गैप क्रिएट करते हैं। स्मॉल गैप हम लोग वहां पर लिखते हैं बिटवीन द नेम ऑफ द कैटायन एंड अनायन। आप ये बात बिल्कुल ध्यान से समझेंगे और लिखेंगे।
पॉइंट नंबर 2 आ जाइए स्टूडेंट। कहता है कि द नेम ऑफ कैटायन इज रिटेन फर्स्ट। ये तो यूनिवर्सल पॉइंट है। आज तक हम लोग जितनी तरह का भी सॉल्ट इससे पहले पढ़ रहे थे उसमें हर बार हम लोग कैटायन का नाम ही सब पहले लिख रहे थे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं फिर से एक एग्जांपल यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ। एक सिंपल सॉल्ट लेता हूँ स्टूडेंट, जो जिससे आप लोग सबको बहुत अच्छे से फैमिलियर है, जान परिचित है, वो आपका जान पहचान का है, दैट इज NaCl। अगर हम बात कर ले तो इसमें अगर आप इसको पहले डिसोसिएट करेंगे तो Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और अगर मैं इसका नेमिंग करने बोलूं तो आप इसका नाम बोलेंगे सोडियम क्लोराइड। तो आपने क्या किया, पहले कैटायन का नाम ही पहले बोला, बाद में आपने अनायन का नाम बोला। एग्जैक्टली स्टूडेंट, अगर मैं कोई और सॉल्ट अगर यहां पर लूं और इसको अगर मैं डिसोसिएट करूं तो ये भी डिसोसिएट होकर Cu2+ और SO4 के फॉर्म में आ जाएगा। आप खुद यहां पर देखिए कि आप अगर मैं इसका नेमिंग करने के लिए बोलूं तो आप इसका नाम क्या बोलेंगे, कॉपर सल्फेट ही बोलेंगे। तो ऑब्वियसली आप पहले कैटायन का नाम बोल रहे हैं। एग्जैक्टली हम लोग कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में भी यही काम करेंगे कि पहले कैटायन का नेमिंग करेंगे और तब उसके बाद अनायन का नेमिंग करेंगे। चलिए तो हम लोग देखेंगे कि कौन कैटायन है और कौन अनायन है। उम्मीद करते हैं कैटायन और अनायन तो आप पहचानते होंगे। हाँ जी, तो यही यूनिवर्सल पॉइंट का सेकंड पॉइंट कहता है कि द नेम ऑफ कैटायन इज रिटेन फर्स्ट। पहले कैटायन का नाम लिखना, फॉलोड बाय द नेम ऑफ अनायन। उस कैटायन के नेमिंग के बाद आप अनायन का नेमिंग करना। एंड डू नॉट राइट द सबस्क्रिप्ट इफ प्रेजेंट इन द सिंपल आयन। कह रहा है कि पहले कैटायन का नाम लिखो और तब अनायन का नाम लिखना। लेकिन ध्यान रहे, अगर कैटायन वाले पोर्शन में सिंपल आयन है और उस सिंपल आयन का कोई सबस्क्रिप्ट है तो उस सबस्क्रिप्ट को नहीं लिखें। ये रूल मैं नहीं दिया हूं स्टूडेंट, ये रूल यूपैक सिस्टम के द्वारा दिया गया है और इस रूल को हम सभी को फॉलो करना होगा। हाँ, तो कहता क्या है जरा गौर करें, आप यहां पर एग्जाम्पल पे गौर करें, आपको अपने आप अभी समझ में आ जाएगा स्टूडेंट। कहता है कि पहले कैटायन का नेमिंग करेंगे तब अनायन का नेमिंग करेंगे। तो चलिए पहले हम लोग यहाँ पर इस कैटायन का नेमिंग करेंगे और उसके बाद इस अनायन का नेमिंग करेंगे। उसके बाद क्या कहता है कि अगर कैटायन वाले पोर्शन में मतलब सिंपल आयन हो, कैटायन वाले पोर्शन में सिंपल आयन हो, कैसे पहचानोगे सिंपल आयन है, तो वो स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर लिखा हुआ रहेगा। आप देख सकते हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर लिखा हुआ है सिंपल आयन है और वो आपका कैटायन बना हुआ है। तो अगर सिंपल आयन में, कैटायन में अगर सिंपल आयन है और उस सिंपल आयन में कोई सब स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, किसी एलिमेंट के सिंबल के नीचे कोई अगर वैल्यू, कोई नंबर लिखा हुआ रहे तो वो नंबर कहलाता है स्टूडेंट सब स्क्रिप्ट। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर सब स्क्रिप्ट के फॉर्म में आपका 4 लिखा हुआ है। तो यही कहता है कि डू नॉट राइट द सब स्क्रिप्ट इफ प्रेजेंट इन द सिंपल आयन। अगर कोई सब स्क्रिप्ट है तो उस सब स्क्रिप्ट को मेंशन करने का कोई जरूरत नहीं है। तो जब आप इसका नेमिंग करेंगे तो आप इसका नाम सिर्फ पोटासियम बोलेंगे, आप इसका नाम टेट्रा पोटासियम नहीं बोलेंगे। एग्जैक्टली स्टूडेंट, अगर मैं ये वाले कंपाउंड के बारे में अगर मैं बात कर लूं, अगर मैं ये वाले कंपाउंड के बारे में अगर मैं बात कर लूं, अगर मैं इस कंपाउंड के बारे में अगर मैं बात करता हूं स्टूडेंट, तो फिर से आप देख सकते हैं कि यहां पर भी आपका जो कैटायन वाला पोर्शन है वो कैटायन वाला पोर्शन सिंपल आयन के मिलने से बना है और सिंपल आयन के मिलने से बना है। तो उसमें आप यहां पर जो नंबर लिखा हुआ है उस नंबर को मेंशन नहीं करेंगे, आप इसका नाम सिंपली सोडियम बोलेंगे, आप इसका नाम ट्राई सोडियम नहीं बोलेंगे। एग्जैक्टली अगर मैं एक और एग्जाम्पल कंसीडर करूं, अगर मैं इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल कंसीडर करूं स्टूडेंट, तो आपको क्या कहा गया है पॉइंट नंबर 2 में कि पहले कैटायन का नेमिंग करना है, उसके बाद आपको अनायन का नेमिंग करना है। और अगर कैटायन वाले पोर्शन में सिंपल आयन आ रहा है और सिंपल आयन का कोई सब स्क्रिप्ट है तो उस सब स्क्रिप्ट का आपको मेंशन करने का जरूरत नहीं है। मतलब इसका नाम आपको सिर्फ Fe के लिए, Fe सिंबल का मतलब क्या होता है, Fe सिंबल किस एलिमेंट का होता है, आयरन का। तो आपको सिर्फ यहां पर आयरन बोलना है, आपको यहां पर टेट्रा आयरन नहीं बोलना है। तो उम्मीद करता हूं कि पहला 2 यूनिवर्सल पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। कहता है कि किसी का भी नेमिंग करें तो स्मॉल लेटर से करें और कैटायन और अनायन के बीच में एक छोटा सा गैपिंग देंगे ड्यू टू डिफरेंस इन देयर नेचर।
सेकेंड पॉइंट कहता है कि जब कैटायन और अनायन का नेमिंग करना शुरू करें तो पहले कैटायन का नेम लिखें, उसके बाद अनायन का नेम लिखें। और अगर कैटायन वाले पोर्शन में कोई सबस्क्रिप्ट आपको दिखता है तो उस सबस्क्रिप्ट को आप नहीं लिखें। डू नॉट राइट द एनी सबस्क्रिप्ट इज प्रेजेंट इन द सिंपल आयन। तो ये था स्टूडेंट आपका यूनिवर्सल पॉइंट, जो मैंने यहां पर 2 पॉइंट अभी ओके स्टूडेंट्स, तो 2 यूनिवर्सल पॉइंट को समझने के बाद हम लोग अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। देखिए, आप जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ज्यादा रूल्स को आप बहुत इजी वे में समझ सकते हैं। और यकीन मानो, मैं लिटरली बोल रहा हूं स्टूडेंट कि ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का नोमेनक्लेचर का जो पोर्शन है, ये बहुत इजी पोर्शन है। बस आपको जरूरत है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का। हाँ जी, तो मैं क्या किया हूं स्टूडेंट कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया हूं। एक ऐसा कैटेगरी जिसमें आपको जो लीगेंड्स होंगे वो सारा का सारा एक ही टाइप के होंगे, सेम टाइप के होंगे। जैसे मैं एग्जांपल के फॉर्म में अगर बात करूं तो चलिए मैं एग्जांपल के फॉर्म में, देखिए मैं यहां पर एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को लिख दे रहा हूं। मैं यहां पे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को लिख दे रहा हूं। तो यहां पर जब मैंने ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट लिखा तो इतना तो आपको पता है स्टूडेंट कि लीगेंड्स कौन है और सेंट्रल मेटल एटम कौन है। तो हमेशा लीगेंड और सेंट्रल मेटल एटम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर इंक्लोज किया हुआ होता है, उसके अंदर ही लिखा हुआ होता है। तो आप जरा देखें कि Fe तो सेंट्रल मेटल एटम हो गया, और उसके बाद जो यहां पर लिखा हुआ जो स्पीसीज है वो तो लीगेंड्स है। और कितने लीगेंड्स हैं? 6 लीगेंड्स हैं। और 6 लीगेंड जो भी हैं वो सारे के सारे सेम टाइप के हैं। तो हम लोग टाइप 1 में ऐसे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के नेमिंग को देखेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप का लीगेंड प्रेजेंट होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं स्टूडेंट टाइप 2 के बारे में, तो टाइप 2 के बारे में स्टूडेंट आपको क्या देखने को मिलेगा, आप यहां पर देखें, अभी आपको तुरंत समझ में आएगा। देखिए, अगर आप बात करें स्टूडेंट, तो मैंने फिर से एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट यहां पर लिखा है। और आपको कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में लीगेंड और सेंट्रल मेटल एटम तो पहचानने आता है कि लीगेंड और सेंट्रल मेटल एटम हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में, जिसे हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर या नॉन आयनाइजेबल स्फीयर कहते हैं, उसी में इंक्लोज करके बंद करके लिखा हुआ रहता है। तो आइए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर चलते हैं। तो ये जो CO लिखा हुआ है, ये तो कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम है। और उसके बाद जो भी स्पीसीज लिखे गए हैं वो सारे के सारे लीगेंड्स हैं। और अगर आप देखेंगे स्टूडेंट, तो लीगेंड्स भी अलग अलग टाइप के हैं, तो टाइप 2 में मैं ऐसे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का नेमिंग आपको बताऊंगा जहां पर मोर देन 1 टाइप ऑफ लीगेंड इज प्रेजेंट। अगर आप देखेंगे तो यहां पर देखिए, NH3 का नाम मैंने आपको पहले बताया था अमाइन, H2O का नाम मैंने पहले आपको बताया था एक्वा, और Cl का नाम भी पहले मैंने आपको बताया था और आज भी बताऊंगा, इसका नाम क्लोराइडो। तो अगर आप काउंट करें, उसके नीचे का सबस्क्रिप्ट को देखें तो 4, कुछ नहीं मेंशन है तो 1, कुछ नहीं मेंशन है तो 1, तो 1, 1, 2 + 4, 6। तो इस कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में भी 6 लीगेंड है, इस कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में भी 6 ही लीगेंड है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में से पहला डिफरेंस तो यही दिख रहा है कि इसमें जितने भी लीगेंड्स हैं ये सेम टाइप के हैं, और ये जितने भी लीगेंड्स हैं ये डिफरेंट टाइप के हैं। तो टाइप 1 में हम लोग ऐसे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का नेमिंग देखेंगे जहां पर सारे के सारे लीगेंड सेम हैं, इसीलिए मैंने लिखा है रूल्स फॉर टाइप 1। और टाइप 2 में हम लोग वैसे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को देखेंगे जहां पर डिफरेंट टाइप का लीगेंड प्रेजेंट है, जिसे हम टाइप 2 में पढ़ेंगे, टाइप 2 में जिसको मैंने कैटेगराइज किया है। और टाइप 3 में मैं क्या करूंगा स्टूडेंट कि मैं ऐसा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट लूंगा जिसमें दोनों कैटायन और अनायन दोनों का दोनों ही कॉम्प्लेक्स हो, तो आप देख सकते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई द कॉम्प्लेक्स आयन। कैसे आप पहचानोगे कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में कैटायन और अनायन जो है वो कॉम्प्लेक्स है? तो बोथ द पार्ट विल बी इंक्लोज्ड या रिटन इन द स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ होगा, तो वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा, वो आयनाइजेबल स्फीयर होगा, वो कॉम्प्लेक्स आयन होगा। ये वाला पोर्शन कैटायन, ये वाला पोर्शन अनायन। और आप देख सकते हैं कैटायन भी स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है, अनायन भी आपका स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो टाइप 3 के में हम लोग ऐसे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का नेमिंग देखेंगे जहां पर कैटायन और अनायन दोनों का दोनों ही कॉम्प्लेक्स है। तो आइए स्टूडेंट, हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं रूल्स फॉर टाइप 1 कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। मतलब हम लोग ऐसे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को देखेंगे जहां पर आपका सिर्फ एक ही टाइप का लीगेंड प्रेजेंट होगा, कंटेनिंग ओनली 1 टाइप ऑफ। रूल्स को डिस्कस करते हैं फॉर टाइप
टाइप 1 कहने का मतलब ऐसे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जिसमें लिगेंड सेम टाइप के होंगे। हाउ मेनी लिगेंड्स आर प्रेजेंट या व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर 6 एंड ऑल द लिगेंड आर ऑफ सेम टाइप। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर 4 व्हिच मींस हाउ मेनी लिगेंड आर अटैच्ड, 4 लिगेंड आर अटैच्ड और चारों का चारों लिगेंड कैसा है स्टूडेंट, सेम है। इसीलिए हम लोग इस तरह के कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को टाइप 1 में कैटेगराइज किए हुए हैं। क्या कहता है, देखो यूनिवर्सल पॉइंट तो लेके चलना ही है कि पहले आपको कैटायन का नेमिंग करना है। तो चलो यार पहले हम लोग कैटायन का नेमिंग करेंगे, लेकिन ध्यान रहे आयोनाइजेबल वाले पार्ट में सबस्क्रिप्ट को नहीं लिखना है। तो के सिंबल किस एलिमेंट का है, पोटासियम, तो मुझे पोटासियम लिखना है। लेकिन फिर से ध्यान रहे स्मॉल लेटर से स्टार्ट करना है। स्टूडेंट स्मॉल लेटर यहां लिखने का लॉजिक ये है कि ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का मतलब विच आर नॉट कंप्लीटली डिसोसिएटेड, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा और इसीलिए इसका प्रायोरिटी थोड़ा सा कम है और इसीलिए इसको स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। तो यहां पर मैंने यहाँ पे पोटासियम लिख दिया। टेट्रा पोटासियम नहीं होगा, सबस्क्रिप्ट नहीं लिखना है, 4 को नहीं लिखना है, टेट्रा नहीं लिखना है, इसीलिए मैंने पोटासियम लिखा। तो कैटायन का नाम मैंने पहले लिखा, तब अनायन का नाम लिखूंगा। कैटायन में भी अगर आयोनाइजेबल पार्ट है तो उसका सबस्क्रिप्ट नहीं लिखना है, तो इसीलिए मैंने यहां पर पोटासियम लिखा। अब देखो इसके बाद मैंने क्या कहा कि अगर इसमें देखिए सीक्वेंस फॉर नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स पार्ट। अब मैंने इस आयोनाइजेबल वाले पार्ट का, कैटायन वाले पार्ट का नेमिंग कर लिया, तो मुझे अब अनायन वाले पार्ट का नेमिंग करना है। सिंपल पार्ट का नेमिंग कर लिया तो कॉम्प्लेक्स पार्ट का नेमिंग करना है। तो देखो क्या करता है, सीक्वेंस फॉर नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स पार्ट, मतलब जब आप कॉम्प्लेक्स पार्ट का नेमिंग करेंगे तो कुछ इस क्रम में करेंगे, कुछ इस ऑर्डर में करेंगे, कुछ इस फॉर्म में करेंगे। सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे आप, सबसे पहले लिगेंड्स का नाम लिखेंगे, उसके बाद किसका नाम लिखेंगे आप, सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखेंगे और उसके बाद क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। लेकिन ध्यान रहे स्टूडेंट, जब कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर को आप लिखेंगे तो स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे। इस स्मॉल ब्रैकेट को हम लोग केमिस्ट्री में स्मॉल ब्रैकेट नहीं बोलते हैं, इसे हम लोग पैरेंथेसिस बोलते हैं। और पैरेंथेसिस का मतलब ही है कि आपको स्मॉल ब्रैकेट में लिखना है। किसको लिखना है, ऑक्सीडेशन नंबर को लिखना है और किस फॉर्म में लिखना है, रोमन नंबर में लिखना है। उम्मीद करता हूं कि रोमन नंबर तो आपको लिखने आता होगा। जैसे जैसे अगर मैं 1 को रोमन में लिखूं, 1 को अगर मैं रोमन में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा। अगर 2 को रोमन में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा। 3 को रोमन में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा। तो ये अरेबिक नंबर है और ये रोमन नंबर है। तो कहता है कि जब कभी भी कॉम्प्लेक्स पार्ट का नेमिंग करना तो पहले लिगेंड्स का नाम लिखना, उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखना और सेंट्रल मेटल एटम के नाम के बाद ऑक्सीडेशन नंबर को लिखना। लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर को आप पैरेंथेसिस में लिखना और रोमन नंबर में ही ऑक्सीडेशन नंबर को लिखना। तो देखिए ये तीनों में कुछ कुछ करेक्शन है। तीनों के नाम को जब हम लिखेंगे तो कुछ कुछ सावधानियां, कुछ कुछ प्रिकॉशन लेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बहुत इजी है रूल्स, आप रूल्स को समझो कि जब कभी भी आप कॉम्प्लेक्स पार्ट का नेमिंग करोगे तो पहले लिगेंड का नाम, फिर उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम का नाम और तब उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर का नाम लिखना है ना, वैल्यू लिखना है। और जब कभी भी इनका नाम लिखेंगे तो थोड़ा सा प्रिकॉशन लेंगे। प्रिकॉशन क्या लेंगे, आइए मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। ऑक्सीडेशन नंबर का नाम लिखते समय क्या प्रिकॉशन लेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर हम जब कभी भी लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर जब कभी भी लिखेंगे तो रोमन नंबर में लिखेंगे और उस रोमन नंबर को हम लोग पैरेंथेसिस में ही लिखेंगे, मतलब स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे। ये बात मुझे तब याद रखना है जब मुझे ऑक्सीडेशन नंबर को लिखना है। मैं एग्जांपल से बताऊंगा। उसके बाद देखिए फिर क्या कहता है, लिगेंड के नाम को लिखते समय मुझे क्या सावधानी बरतना है। इफ लिगेंड इज अनायनिक, अगर लिगेंड अनायनिक है तो एंड एंड्स विथ आइड, ए और आइड, ये बात मैं पहले बता चुका हूं आपको। क्या कहता है कि अगर जो लिगेंड का नाम लिखने जा रहे हो, अगर वो लिगेंड अनायनिक है और उसका नाम आइड से, एट से या आइड से खत्म होता है तो सिर्फ आपको क्या करना है, ई को हटाना है और ओ को लगाना है। जैसे आइए देखिए Cl का नाम क्या है, क्लोराइड। ये जितने भी मैंने इधर एग्जांपल लिया है ये सब का सब अनायनिक लिगेंड है और सभी के नाम के आखिरी में या तो आइड आएगा या तो एट आएगा या तो आइट आएगा। देखिए Cl का नाम क्या है,
क्लोराइड, तो हमें क्लोराइड नहीं लिखना है, हमें क्लोराइडो लिखना है। ई को हटा देना है, ओ को लगा देना है और नाम क्या हो जाएगा, क्लोराइडो हो जाएगा। Br का नाम, Br माइनस का नाम क्या होता है, ब्रोमाइड, लेकिन ये अनायनिक लिगेंड है तो मुझे यहां से E को हटाना है और O को लगाना है, ब्रोमाइडो। Cn माइनस का नाम क्या हो जाएगा, साइनाइडो, साइनाइडो। NO2 माइनस का नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रोएन। क्यों नाइट्रोएन हो गया, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का दोनों डोनर एटम है, लेकिन एक समय में कोई एक ही एटम जो है वो लिगेंड का कोई एक ही एटम जो है वो सेंट्रल मेटल एटम को अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है, और जो डोनेट कर रहा है उसका नाम आपको मेंशन करना होगा। तो कौन इस समय डोनेट कर रहा है, जो आगे लिखा हुआ है, आगे कौन सा एलिमेंट लिखा हुआ है, नाइट्रोजन, तो इसका नाम क्या हो गया, नाइट्रोएन। इसका नाम क्या हो गया, नाइट्रो ओ। इसमें डोनर एटम कौन है, ऑक्सीजन है। होने के लिए डोनर एटम ऑक्सीजन नाइट्रोजन दोनों है, बट नाउ इस समय में इस लिगेंड में अभी डोनर एटम कौन है, ऑक्सीजन है, इसीलिए नाइट्रो ओ। उसी तरीके से SCN माइनस का नाम क्या हो जाएगा, थायोसाइनाइटो S, और NCS माइनस का नाम क्या हो जाएगा, थायोसाइनाइटो N। तो लिगेंड का नाम लिखते समय आपको ध्यान रखना है कि लिगेंड अनायनिक है, लिगेंड न्यूट्रल है, कि लिगेंड कैटायनिक है। अगर लिगेंड न्यूट्रल है तो फिर उसका नाम, या फिर आपको उसका नाम में कुछ चेंजिंग करना होगा। जैसे NH3 का नाम क्या हो जाएगा, अमोनिया नहीं, अमाइन। H2O का नाम वाटर नहीं, एक्वा। CO का नाम कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, कार्बोनिल। NO का नाम नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं, नाइट्रोसिल। और EN का नाम जो होगा वो होगा इथाइलिन डाइएमीन। तो लिगेंड का नाम को लिखते समय मुझे इस बात का, या हमें इस बात का ध्यान रखना है कि लिगेंड किस कैटेगरी का है। अगर लिगेंड न्यूट्रल कैटेगरी का है तो वो आपको ध्यान रखना है कि उसका नाम चेंज होगा या नहीं होगा। और अगर लिगेंड अनायनिक कैटेगरी का है और नाम के आखिरी में आइड 8 और आइड आता है तो ई को हटा दो और ओ को लगा दो। अगर आप लिगेंड का नाम लिखना सीख गए तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का नेमिंग आप समझ जाओगे। सबसे ज्यादा जो मैं फील किया हूं स्टूडेंट लोग को दिक्कत होता है या गलती करता है, वो लिगेंड का नेम को लिखने के समय गलती कर देता है। इसीलिए स्टूडेंट लिगेंड का जब कभी नाम लिखें तो बहुत सावधानी से लिखें। 3 तरह के लिगेंड को आप याद रखें, लिगेंड कैटायनिक है, लिगेंड अनायनिक है, कि लिगेंड न्यूट्रल है। न्यूट्रल में कुछ एग्जांपल्स को आप यहां पर जो मैंने मेंशन किया है उसको आप याद रखें। लिगेंड अगर अनायनिक है तो उसको आप याद रखें, और लिगेंड अगर आपका ये न्यूट्रल लिगेंड है तो न्यूट्रल लिगेंड अगर है तो आप इसके नाम को याद रखें। लिगेंड अगर आपका अनायनिक है तो आप इसको याद रखें, और लिगेंड अगर कैटायनिक है तो उसके नाम के पीछे NIUN नियम याद रखें। ये पोर्शन मैं पहले डिस्कस किया हूं तो इस बात को आपको दिमाग में रखना है। तो ऑक्सीडेशन नंबर लिखते समय क्या ध्यान रखना है कि मुझे ऑक्सीडेशन नंबर रोमन में लिखना है, उसके बाद उससे ऑक्सीडेशन नंबर को पैरेंथेसिस में क्लोज करना है, और ऑक्सीडेशन नंबर मुझे कब लिखना है, सेंट्रल मेटल एटम के नाम के बाद मुझे ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। लिगेंड के लिए मैंने बता दिया कि लिगेंड को लिखते समय ध्यान रखना है कि न्यूट्रल है, अनायनिक है कि कैटायनिक है। अब मैं आता हूं सेंट्रल मेटल एटम के नेमिंग प्रोसेस पर, कि सेंट्रल मेटल एटम का नेमिंग में हमें क्या सावधानी रखना पड़ता है या क्या। ओके स्टूडेंट्स, तो सेंट्रल मेटल एटम के नेमिंग के समय मुझे किस बात का या हमें किस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि जो सेंट्रल मेटल एटम है वो प्रेजेंट कहां है, वो कैटायन पार्ट में प्रेजेंट है कि वो अनायन पार्ट में प्रेजेंट है। जैसे अगर आप इस कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को अगर आप देखें तो यहां जो सेंट्रल मेटल एटम है वो अनायन पार्ट में प्रेजेंट है, लेकिन जब आप इस कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को देख रहे हैं तो इस कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में जो सेंट्रल मेटल एटम है वो कैटायन पार्ट में प्रेजेंट है। तो क्या सावधानी लेना है कि जब सेंट्रल मेटल एटम कैटायन में प्रेजेंट है तो उसका नेम में कोई चेंज नहीं होता है, यूजुअल नेम, मतलब वही नाम आपको बोलना है जो नाम आप पीरियोडिक टेबल में देखकर बोलते हैं। जैसे कॉपर, यहाँ Cu सिंबल का नाम क्या है, कॉपर है, लेकिन कब कॉपर बोलना है, जब वो कैटायन में प्रेजेंट है। लेकिन जब यही कॉपर अनायन में प्रेजेंट हो जाए तो उसका नाम को मॉडिफाई किया गया है, नाम को बदला गया है, मॉडिफाइड नेम है, और नाम के पीछे में वर्ड ATE जोड़ा गया है, और नाम इसका कॉपर नहीं होके इसका नाम हो जाता है क्यूपरेट।
क्यूपरेट, क्यूपरेट। अभी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं स्टूडेंट, आप इन बातों को समझो। मैं क्या कह रहा हूं कि जैसे ऑक्सीडेशन नंबर और लिगेंड्स के नाम को लिखते समय आप सावधानियां बरत रहे थे, आप प्रिकॉशन ले रहे थे, उसी तरीके से सेंट्रल मेटल एटम का नेमिंग करते समय आपको प्रिकॉशन लेना है। प्रिकॉशन ये लेना है कि आपको देखना है कि सेंट्रल मेटल एटम कैटायन में प्रेजेंट है कि अनायन में प्रेजेंट है। अगर सेंट्रल मेटल एटम कैटायन में प्रेजेंट है तो उसके नाम को में कोई चेंजिंग नहीं करना है, यूजुअल नेम लिखना है। जस्ट प्रोनाउंस द नेम वॉट एवर यू प्रोनाउंस इन द पीरियोडिक टेबल, मतलब जो पीरियोडिक टेबल में आप देखकर बोलते हो वही बोलना है। लेकिन अगर अनायन पार्ट में प्रेजेंट हो जाएगा तो सफिक्स 8 लगाना है, उसके नाम को मॉडिफाई करना है, उसके नाम को चेंज करना है। जैसे Cr सिंबल, ये सिंबल किस मेटल के बारे में बताता है? क्रोमियम। तो जब Cr क्रोमियम जब कैटायन में होगा तो इसका नाम आपको क्रोमियम ही बोलना है। लेकिन जब यही क्रोमियम अनायन में बन के आ जाएगा तो इसका नाम क्रोमेट हो जाएगा, क्रोमेट हो जाएगा। Fe किस मेटल का सिंबल है? आयरन। तो जब ये Fe कैटायन में रहे तो यहां पर आयरन, और जब यही Fe अनायन में रहे तो इसका नाम आयरन नहीं बोलना है स्टूडेंट, इसका नाम आपको फेरेट बोलना है। Ag अगर कैटायन में प्रेजेंट हो तो इसका नाम आपको सिल्वर बोलना है। लेकिन जब यही Ag अनायन में प्रेजेंट हो तो इसका नाम आपको आर्जेंटेट बोलना है। थोड़ा सा आपको सावधानी बरतना है, प्रिकॉशन लेना है, आर्जेंटेट बोलना है। Au ये सिंबल किस मेटल का है? गोल्ड का। तो जब Au कैटायन में रहे तो इसका नाम आपको गोल्ड बोलना है। लेकिन जब यही गोल्ड Au सिंबल का मेटल अनायन में रहे तो इसका नाम गोल्डेट नहीं होता है, इसका नाम होता है ऑरेट, ऑरेट, ऑरेट। Pb किस मेटल का सिंबल है? Pb सिंबल है लेड का। तो जब Pb कैटायन में प्रेजेंट हो तो उसका नाम आपको लेड बोलना है। लेकिन अगर वही Pb अनायन में प्रेजेंट हो तो उसका नाम प्लम्बेट बोलना है, प्लम्बेट बोलना है, प्लम्बेट बोलना है। Sn किस मेटल का नाम है? टिन, टिन। तो टिन लिखना है। लेकिन जब यही आपका अनायन में प्रेजेंट हो तो इसका नाम आपको स्टैनेट लिखना है। इसी तरीके से आपको सभी मेटल्स का ध्यान रखना है कि जब मेटल व सेंट्रल मेटल एटम अनायन में आए तो उसके नाम को चेंज करना है। अगर मैग्नीशियम होता तो यहां पर कैटायन में तो मैग्नीशियम ही लिखते हैं, लेकिन यहां पर हम लोग यहां पर मैंगनेट लिखते हैं। तो स्टूडेंट आपको दिमाग में रखना होगा कि जो सेंट्रल मेटल एटम है वो कैटायन में है कि अनायन में है। अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में देखूं तो यहां सेंट्रल मेटल एटम अनायन में है, और अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में देखूं तो यहां सेंट्रल मेटल एटम कैटायन में है। तो तीन बात को तो आपको ध्यान रखना है। देखो पहला पॉइंट मैंने क्या बोला, कोई भी नाम लिखना स्मॉल लेटर से शुरू करना और कैटायन और अनायन के बीच में गैपिंग देना, ये पहला पॉइंट आपको याद रहेगा। दूसरा पॉइंट क्या है आपको याद रखना है स्टूडेंट कि सेकेंड पॉइंट क्या है, जब कभी भी हम कॉम्प्लेक्स वाले पार्ट का नेमिंग करेंगे तो पहले लीगेंड, तब सेंट्रल मेटल एटम और तब ऑक्सीडेशन नंबर। लिगेंड के नाम को लिखते समय क्या सावधानी बरतेंगे कि अगर अनायनिक है तो ई को हटाओ, ओ को जोड़ो। अगर कैटाइनिक है तो लास्ट में NiUm नियम वर्ड को जोड़ दो। और अगर अनायनिक है तो अनायनिक लिगेंड में 4 का नाम को ध्यान रखना है, अमाइन, एक्वा, कार्बोनिल और नाइट्रोसिल। सेंट्रल मेटल एटम में क्या सावधानी बरतना है कि अगर कैटायनिक पार्ट में है तो नाम में कोई चेंज नहीं करना है, लेकिन अनायनिक पार्ट में आएगा तो नाम में आपको 8 वर्ड को जोड़कर थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। और उसके बाद थर्ड में ऑक्सीडेशन नंबर, जब कभी लिखना तो पैरेंथेसिस में लिखना, और किस फॉर्म में लिखना, किस रूप में लिखना, उसे रोमन नंबर में लिखना। लेकिन किसके बाद लिखना? सेंट्रल मेटल एटम के बाद लिखना, लिगेंड, सेंट्रल मेटल एटम और ऑक्सीडेशन नंबर। तो आइए मैं यहां पर 2 एग्जांपल आपसे डिस्कस कर देता हूं, ये 2 एग्जांपल को समझते हैं। हाँ जी, क्या मैंने रूल बताया था? स्मॉल लेटर से स्टार्ट करो और पहले कैटायन का नाम लिखो। तो चलो मैं कैटायन का नाम लिख रहा हूं। कैटायन का नाम तब अनायन का नाम, कैटायन का नाम तब अनायन का नाम। कैटायन का नाम क्या है? सिंबल क्या लिख रहा है? के, और इसके नीचे सबस्क्रिप्ट है। सबस्क्रिप्ट को तो देखना ही नहीं है, तो फिर के सिंबल किसको बताता है? ये बताता है पोटासियम मेटल को। तो चलिए स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने यहां पर लिखा पोटासियम, स्पेलिंग पर ध्यान रखना, पोटासियम, पोटासियम। और इस कैटायन और अनायन के बीच में गैपिंग देना है। तो चलो अब इस कॉम्प्लेक्स का नेम लिखना है। तो कॉम्प्लेक्स का नेम हम लोग को पहले किसको लिखना है? लीगेंड को। तो लीगेंड का नेमिंग ये रहा लीगेंड, तो क्या लिख रहा है? 6 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? हेक्सा,
और लिगेंड CN का नाम मैंने क्या बताया था, साइनाइड इसको पढ़ते हैं, लेकिन नाम के पीछे ई आ रहा है तो ई हटेगा और नाम क्या हो जाएगा, साइनाइडो। तो ये हो गया हेक्सासाइनाइडो। तो लिगेंड का नाम हो गया। मैंने सीक्वेंस क्या बताया था स्टूडेंट, देखो मैं यहाँ सीक्वेंस लिख रहा हूँ, लिगेंड, सेंट्रल मेटल एटम और ऑक्सीडेशन नंबर, यही मैंने लिखा था, लिगेंड, सेंट्रल मेटल एटम और ऑक्सीडेशन नंबर। लिगेंड आपने लिख दिया, अब किसका बारी आया, सेंट्रल मेटल एटम। तो इन तीनों के नेम को लिखते समय प्रिकॉशन लेना है। लिगेंड के नेम को लिखते समय हम लोगों ने प्रिकॉशन लिया, ई को हटाया, ओ को जोड़ दिया। सेंट्रल मेटल एटम के नेम के लिखते समय प्रिकॉशन क्या लेना है कि हमें ध्यान रखना है कि वो कैटायन पार्ट में है कि अनायन पार्ट में है। अभी सेंट्रल मेटल एटम क्या है, अनायन पार्ट में है, तो इसका नेम को क्या करें, यूजुअल लिखे कि मॉडिफाई लिखे, मॉडिफाइड करके लिखेंगे। तो देखिए आयरन के लिए, देखिए Fe के लिए क्या हो जाएगा, फेरेट। तो यहां पर मैंने लिखा फेरेट, यहां पर मैंने लिखा फेरेट। सेंट्रल मेटल एटम के नाम के बाद किसको लिखना है, ऑक्सीडेशन नंबर। और इसके नाम को लिखते समय क्या सावधानी बरतना है कि हमें इसके ऑक्सीडेशन नंबर को पैरेंथेसिस में लिखना है और रोमन नंबर में है। और ऑक्सीडेशन नंबर मैंने आपको कैलकुलेट करना कल ही बताया है। तो बताइए इसमें यहाँ पर Fe का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, 2। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया यहाँ पे 2। तो ये हो गया आपका नेम। तो ये कितना इजी वे में इसका नेमिंग हो गया। तो आइए स्टूडेंट हम लोग अब यहाँ पर हम लोग दूसरे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का नेम। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग इस कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का नेमिंग करते हैं। क्या दिमाग में रखना है बात, स्मॉल लेटर से स्टार्ट करना है, पहले कैटायन का नाम फिर अनायन का नाम। तो चलिए स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे, पहले कैटायन का नाम और तब अनायन का नाम। तो कैटायन हमको कैसा दिख रहा है स्टूडेंट, कैटायन हमें कॉम्प्लेक्स दिख रहा है। तो इसके लिए सीक्वेंस क्या हम लोग को फॉलो करना है, पहले लिगेंड, उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम और उसके बाद हमें ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। तो चलिए पहले लिगेंड का नेमिंग स्टार्ट करते हैं। तो NH3 का नाम क्या है, आप अमोनिया बोलेंगे, नहीं, आप इसका नाम अमाइन बोलेंगे। तो आइए इसका नेमिंग लिखते हैं। तो यहां से मैंने लिखा अमाइन, लेकिन ये क्या दिख रहा है, 4। तो 4 के लिए क्या हो जाएगा, टेट्रा। तो इसका नाम हो गया टेट्रा। और NH3 के लिए अमाइन, और अमाइन में क्या लिखना है, डबल M। यहां पर दो बात आपको ध्यान में रखना स्टूडेंट, हाँ जी, टेट्रा का A और अमाइन का A दोनों में से किसी को रिमूव नहीं करना है। ये यूपैक के द्वारा दिया गया रूल्स है, हम लोग इसमें कोई चेंजिंग अपने तरफ से नहीं कर सकते हैं। तो टेट्रा का A भी रहेगा और अमाइन का A भी रहेगा, और अमाइन का नेम में आपको डबल M लिखना है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए लिगेंड का नाम आपने लिख दिया, फिर किसका नाम लिखोगे आप, सेंट्रल मेटल एटम का। जब कभी भी इनका नाम लिखना प्रिकॉशन सावधानी जरूर बरतते रहना। सेंट्रल मेटल एटम का जब हम नेमिंग करेंगे तो इस बात को समझेंगे कि सेंट्रल मेटल एटम कैटायन में है कि अनायन में है। आप क्या देख रहे हैं कि सेंट्रल मेटल एटम कैटायन में है, और जब सेंट्रल मेटल एटम कैटायन में होता है तो उसका नाम एज इट इज लिखते हैं, यूजुअल नेम ही लिखते हैं, कोई मॉडिफिकेशन नहीं करते हैं। तो Cu सिंबल किसका है, कॉपर का है। तो ये मैंने यहाँ पर कॉपर लिख दिया, ये मैंने यहाँ पर कॉपर लिख दिया। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर, और ऑक्सीडेशन नंबर मैं कैलकुलेट करना कल आपको बताया था। अगर मैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करूं तो कितना आएगा, 2 आएगा। और किसमें लिखना है, पैरेंथेसिस में लिखना है, इसीलिए मैंने रोमन नंबर और पैरेंथेसिस यहाँ यूज कर लिया। हो गया भाई, कैटायन का बात हो गया। अब बात आता है अनायन का। तो अनायन के नेमिंग में हमें छोटा सा गैपिंग देना है, ड्यू टू डिफरेंस इन देयर नेचर और द बिहेवियर। और SO4 का नाम क्या है, सल्फेट। सल्फेटो नहीं होगा, सल्फेटो कब होता, जब वो लिगेंड होता। और लिगेंड कैसे पहचानोगे, वो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा होता। अरे ये तो स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर है, तो आप O क्यों लगा रहे हो लास्ट में, आप नाम को चेंजिंग करने के लिए क्यों सोच रहे हो, वो तो तब सोचोगे जब वो लिगेंड बन के आएगा। ये तो आपका नॉर्मल अनायन है, इसीलिए इसका नाम सल्फेटो नहीं, इसका नाम सल्फेट हो जाएगा। बस आपको गैपिंग देना है, इसलिए मैंने यहाँ पर गैपिंग क्रिएट किया। तो उम्मीद करता हूं इस कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का भी आप नेमिंग सीख गए होंगे। अब मैं एग्जाम्पल के फॉर्म में 4-5 एग्जाम्पल लेता हूं, जहां मैं टाइप 1 मतलब एक ही तरह का लिगेंड रखने वाले कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का मैं एग्जांपल आपसे डिस्कस करूंगा, और प्रैक्टिस तो आपको करना है स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो इतनी बातों को समझने के बाद आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिमाग में रखना है, पहले कैटायन का नाम फिर अनायन का नाम, और नाम हमेशा स्मॉल लेटर से। क्यों स्मॉल लेटर से, ये मैंने आपको बता दिया। गैपिंग कहां देना है, कैटायन और अनायन के बाद में। और जब कॉम्प्लेक्स पार्ट आ जाए तो कॉम्प्लेक्स पार्ट में पहले किसका नाम लिखना है, लिगेंड का, फिर सेंट्रल मेटल एटम का, फिर ऑक्सीडेशन नंबर का, और तीनों के नाम के लिखते समय हमें प्रिकॉशन लेना है। चलो
अब मैं यहां पर लिखना शुरू करता हूं। तो देखो ये रहा सेंट्रल मेटल एटम और ये रहा लीगेंड। पहले किसका नाम लिखोगे आप? पहले लीगेंड का नाम लिखोगे। तो देखिए 4 के लिए आप क्या लिखोगे स्टूडेंट? टेट्रा, स्मॉल लेटर से। तो चलिए 4 के लिए मैंने क्या लिखा यहां पर? टेट्रा, टेट्रा। और सीओ का नाम क्या था? कार्बन मोनोऑक्साइड, नहीं कार्बोनिल। तो ये रहा, मैंने यहां पर लिखा कार्बोनिल। लीगेंड का नाम हो गया। उसके बाद किसको लिखना है? सेंट्रल मेटल एटम को। तो सेंट्रल मेटल एटम क्या यहां पर आपका देखिए कैटायन है, अनायन है, क्या है? तो देखिए यहां पर इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं दिख रहा है। अगर यहां पर नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर होता तो अनायन होता, और अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता तो कैटायन होता। कोई भी चार्ज नहीं दिख रहा है तो न्यूट्रल है। और नाम में मॉडिफिकेशन, सेंट्रल मेटल एटम के नाम में मॉडिफिकेशन तब करना है जब वो अनायन पार्ट में हो। नेगेटिव चार्ज तो मुझे कहीं दिख नहीं रहा है, अनायन तो है नहीं, तो नाम में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। तो Ni सिंबल मेटल का नाम क्या है? निकल। तो आप इसके जगह में सिंपल निकल लिख दो, निकल लिख दो, निकल लिख दो। अब जब सेंट्रल मेटल एटम को लिख दिए तो उसके बाद किसको लिखना है? ऑक्सीडेशन नंबर। और ऑक्सीडेशन नंबर के नाम को कैसे लिखना है? पैरेंथेसिस में लिखना है और रोमन नंबर में लिखना है। तो यहां से जब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करोगे तो ये क्या आएगा आपका? 0। हाँ, यहां पर 0 आपको मेंशन करना है। 0 ये बताता है कि हमने जो यहां पर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट लिया है वो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट न्यूट्रल नेचर का है। तो आपको ये कंपलसरी है, मैंडेटरी है, ये आपको रूल है कि कुछ भी ऑक्सीडेशन नंबर हो, चाहे वो आपका 0 हो या नॉन 0 वैल्यू है, यू हैव टू राइट दैट नंबर इन द पैरेंथेसिस। अब आते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। पहले किसका नाम? कैटायन का। फिर किसका नाम? अनायन का। नाम कैसे लिखना है? स्मॉल लेटर से। कैटायन और अनायन के बीच में क्या करना है? गैपिंग लिखना है। तो चलो पहले कैटायन का नाम तब अनायन का नाम। लेकिन जब मैं कैटायन का नेमिंग करने के लिए गया तो मुझे क्या दिखने लगा? कॉम्प्लेक्स दिखने लगा। कैसे पहचाने तुम की कॉम्प्लेक्स है? स्क्वायर ब्रैकेट से पहचाने हम की कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? विच डज नॉट गेट्स कंप्लीटली डिसोसिएटेड इन एक्वस सॉल्यूशन, जो वाटर में 100% डिसोसिएट नहीं होगा। हाँ जी, तो जब मैं इस कॉम्प्लेक्स पार्ट का नेमिंग करने के लिए गया तो किस सीक्वेंस में लिखना है? लीगेंड, सेंट्रल मेटल एटम और तब ऑक्सीडेशन नंबर। तो चलिए लीगेंड को मैं लिख रहा हूं। तो 2 के लिए मैं क्या लिखूंगा? डाई, डाई, स्मॉल लेटर डाई। और NH3 का नाम क्या है? अमाइन, अमाइन, डबल M, अमाइन हो गया। उसके बाद लीगेंड के नेमिंग के बाद किसका लिखना है? सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखना है। लेकिन सेंट्रल मेटल एटम के नाम को लिखते समय भी प्रिकॉशन लेना है। आपको देखना है कि सेंट्रल मेटल एटम कैटायन में है कि अनायन में है। तो ये पोर्शन कैटायन है, ये पोर्शन अनायन है। तो सेंट्रल मेटल एटम कैटायन में है, मतलब नाम में कोई चेंजिंग नहीं करना है। तो Ag सिंबल का नाम क्या है? सिल्वर। तो आप स्टूडेंट यहाँ पर सिल्वर लिख दो। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर सिल्वर लिख दिया। और जब सेंट्रल मेटल एटम का नाम हो गया तो पैरेंथेसिस में मुझे यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। और ऑक्सीडेशन नंबर किस फॉर्म में लिखना है? रोमन नंबर में। और स्टूडेंट अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना जानते होंगे तो इसमें इस मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालना नहीं जानते हैं तो आप पहले मेरा इसके प्रीवियस वीडियो को आप देखें और ऑक्सीडेशन नंबर क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करें। एग्जामिनर नोमेनक्लेचर वाले क्वेश्चन को क्यों पूछता है? क्योंकि नोमेनक्लेचर क्वेश्चन को अगर पूछेगा तो इससे ये एग्जामिनर को ये पता चल जाता है कि स्टूडेंट को नेमिंग करने आता है कि नहीं, स्टूडेंट को ऑक्सीडेशन नंबर लिखने आता है कि नहीं। तो इसीलिए एक क्वेश्चन पूछ के वो आपसे 2 कंसेप्ट को चेक कर लेता है। आइए थर्ड एग्जांपल में आते हैं। अरे ये मुझे क्या दिख रहा है? ये तो मुझे यहाँ पर सिर्फ कॉम्प्लेक्स दिख रहा है और वो अनायनिक पोर्शन में है। कैसे पहचाने? नेगेटिव चार्ज है। तो जब कभी भी कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना होगा तो क्या ऑर्डर है? लीगेंड, सेंट्रल मेटल एटम, तब ऑक्सीडेशन नंबर। तो चलिए लीगेंड को हम लोग लिख रहे हैं, लेकिन नेमिंग कैसे लिखना है? स्मॉल लेटर से। स्मॉल लेटर लिखने का लॉजिक क्या है मैं बता दिया। 3 के लिए मैं क्या लिखूंगा स्टूडेंट? ट्राई। 3 के लिए मैं लिखूंगा ट्राई, ट्राई। और C2O4 का नाम क्या है? ऑक्सलेट। लेकिन ये अनायनिक लिगेंड है तो नाम के पीछे O लग जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा ऑक्सलेटो। गैपिंग नहीं देना कहीं, ट्राई ऑक्सलेटो। जब लिगेंड का नाम हो गया तो सेंट्रल मेटल एटम का नाम। और सेंट्रल मेटल एटम के नाम लिखने में भी मुझे सावधानी बरतना है, प्रिकॉशन लेना है कि सेंट्रल मेटल एटम कैटायन में है कि अनायन में है। अभी देखिए सेंट्रल मेटल एटम अनायन में है। कैसे पहचाने कि अनायन में है? तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स वाले के ऊपर नेगेटिव चार्ज लिखा हुआ है, मतलब जितने भी लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम यहाँ लिखे हैं सारे के सारे अनायनिक ही हैं। तो इसके नाम में मॉडिफिकेशन होगा और क्रोमियम नहीं बोलेंगे, क्रोमेट बोलेंगे, क्रोमेट बोलेंगे। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिख दिया क्रोमेट, क्रोमेट। और जैसे ही मैं सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखा उसके बाद मुझे पैरेंथेसिस लगा के
मुझे यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है रोमन नंबर में, और ऑक्सीडेशन नंबर मैंने आपको निकालना बताया था। जैसे अगर मैं इस मेटल का निकालूं तो क्या मान लेता हूं, एक्स, और अब मुझे पता है C2O4 के ऊपर चार्ज क्या होता है, -2, तो -2 कितने टाइम्स है, 3 टाइम है, तो इंटू 3 कर दिया। अब तो कुछ है नहीं, कोई बचा हुआ नहीं है, तो इन सब का सम क्या होगा, इन सब का सम 0 कब होता, जब ये न्यूट्रल होता, लेकिन न्यूट्रल तो है नहीं, तो चार्ज स्पीसीज है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो चार्ज लिखा हुआ है -3। आप इसे सॉल्व करेंगे तो x -6 इक्वल्स टू -3, और सॉल्व करेंगे तो x बराबर 3 आएगा, और इस 3 को मुझे रोमन नंबर में यहां पर लिख देना है। कितना इजी है नेमिंग करना। स्टूडेंट आप प्रैक्टिस करो। ऑक्सीडेशन नंबर तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख सकता था जैसे मैं यहाँ पर लिखा हूं, लेकिन मैं आपको निकालना भी सिखा दिया। स्टूडेंट आखिर मुझे ऑक्सीडेशन नंबर डायरेक्टली बिना पेन चलाए वर्बली मैं कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ। प्रैक्टिस स्टूडेंट, मेरे पास कोई मैजिक नहीं है, मैं कोई स्पाइडरमैन नहीं हूं, मेरे पास सिर्फ प्रैक्टिस है। मैंने इतने क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रखा है, इतने टाइम से मैं इस चीज को डिक्टेट कर रहा हूं, समझा रहा हूं कि मैं बिना पेन उठाए भी इस तरह के कंपाउंड का नेमिंग और ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकता हूं। इसी उस तरह से आप भी कर सकते हैं। ऑल यू नीड टू डू इज प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। अब आते हैं स्टूडेंट फोर्थ वाले क्वेश्चन पर। फिर मुझे इसका नेमिंग करना है। यहां तो सिर्फ क्या दिख रहा है, ये कॉम्प्लेक्स वाला पोर्शन है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स है वो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, यहां तो कोई अनायनिक है ही नहीं। एक बात और स्टूडेंट आपको दिमाग में रखना है कि ये इसके ऊपर जितने भी कॉम्प्लेक्स थे ये न्यूट्रल थे, लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्स है ये आपका आयनिक है, इसीलिए लास्ट में आपको आयन जरूर लिखना है। अगर यहां पर आयनिक कॉम्प्लेक्स है, आयनिक में चाहे वो अनायनिक रहे चाहे कैटायनिक रहे, तो लास्ट में आपको आयन वर्ड जरूर से लिखना है, मैंडेटरी है, कंपलसरी है। चलिए इसका मीनिंग करते हैं। तो देखिए हम क्या देख रहे हैं, कॉम्प्लेक्स पार्ट है, उसके अलावा तो कोई पार्ट है नहीं, कॉम्प्लेक्स पार्ट है। तो कॉम्प्लेक्स पार्ट में पहले किसका नाम लिखना है, किस ऑर्डर में लिखना है, क्या सीक्वेंस मैंने बताया आपको, लिगेंड, सेंट्रल मेटल एटम और ऑक्सीडेशन नंबर, लेकिन तीनों का नाम लिखते समय प्रिकॉशन लेना है। तो चलो पहले लिगेंड का नाम लिखा स्मॉल लेटर से। 6 के लिए मैं क्या लिखूंगा, हेक्सा, 6 के लिए हेक्सा, और H2O के लिए क्या लिखूंगा, एक्वा। हाँ यहाँ पर डबल ए होगा, ये हेक्सा का ए भी रहेगा और एक्वा का ए भी रहेगा। एलिमिनेशन नहीं होगा, कुछ रिमूव नहीं करेंगे, एज इट इज रहेगा। ये यूपैक के द्वारा दिया गया रूल है, हम लोग चेंजिंग नहीं कर सकते। तो इसके लिए हो गया हेक्सा एक्वा। अब जब लिगेंड का नाम हो गया तो सेंट्रल मेटल एटम का नेमिंग कर लेते हैं। सेंट्रल मेटल एटम देखो आप यहाँ पे, क्या ये सेंट्रल मेटल एटम कैटायनिक है कि अनायनिक है, देख सकते हैं इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब कैटायनिक है, मतलब उसका नाम यूजुअल नेम रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो Fe सिंबल का नाम क्या है, आयरन। तो ये मैंने यहां पर लिखा स्टूडेंट आयरन, और सेंट्रल मेटल एटम के नाम के बाद मुझे पैरेंथेसिस में ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। ऑक्सीडेशन नंबर आपको कैलकुलेट करना मैंने सिखाया था। तो यहां पर जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा ये होगा आपका 2, और उसके बाद आप क्या देख रहे हैं, ये आयनिक स्पीसीज है, इसीलिए लास्ट में आपको यहाँ पर आयन वर्ड को जोड़ देना है। इस तरीके से मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल डिस्कस कर लिया। 1-2 एग्जाम्पल मैं और डिस्कस कर देता हूं, और आज हम लोग सिर्फ टाइप 1 पढ़ेंगे, टाइप 2 और टाइप 3 हम लोग नोमेनक्लेचर का कल देखेंगे स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग ये 3 कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और है टाइप 1 के लिए सफिशिएंट है स्टूडेंट। अगर आप मैंने इतने जो एग्जांपल्स मैंने बताया अगर आप कर लोगे तो टाइप 1 आपके लिए इजी हो जाएगा। टाइप 1 में मैंने कैसे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को लिया है, जहां पर सिर्फ एक ही टाइप का लिगेंड है, एक लिगेंड नहीं है, एक ही टाइप का लिगेंड है। जैसे यहाँ पर टोटल लिगेंड कितने हैं, 4 है, लेकिन टाइप वाइज सब 1 है। यहाँ पर टोटल लिगेंड कितने हैं, 4 है, लेकिन टाइप वाइज 1 है। यहाँ पर टोटल लिगेंड कितने हैं, 6 है, लेकिन टाइप क्या है, 1 ही है। तो चलिए पहले कैटायन का नाम फिर अनायन का नाम, और कैटायन और अनायन के नाम के बीच में स्मॉल गैपिंग देंगे। उसके बाद नाम हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे, और जब कभी भी कॉम्प्लेक्स का नेमिंग करेंगे तो पहले लिगेंड, सेंट्रल मेटल एटम और तब ऑक्सीडेशन नंबर, और इन तीनों का नाम को लिखते समय हमें प्रिकॉशन लेना है, सावधानी बरतना है। तो चलिए ये रहा कैटायन और ये रहा अनायन। उसके बाद आप क्या देख रहे हैं स्टूडेंट, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन ये यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, मतलब ये अनायनिक कॉम्प्लेक्स है, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये आयनिक कॉम्प्लेक्स है। तो पहले क्या कहता है, पहले कैटायन का नेमिंग करो। तो चलो कैटायन का नेमिंग कर रहे हैं। तो NH4 का नाम क्या होता है, अमोनियम। नीचे का सब स्क्रिप्ट को नहीं लिखना है, मैं बार बार बोल रहा हूं, सब स्क्रिप्ट को नहीं लिखना है। डाई अमोनियम नहीं होगा, अमोनियम होगा। NH4 का नाम अमोनियम होता है, तो इसीलिए हम लोग यहां पर लिखे अमोनियम, 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 अमोनियम। कैटायन और अनायन के नेमिंग के बीच में गैपिंग देना है, तो छोटा सा गैपिंग हम लोग यहां पर देंगे। जब कॉम्प्लेक्स का नेमिंग करने के लिए आएंगे तो पहले लिगेंड का नाम, तो ये 4 के लिए क्या लिखेंगे, टेट्रा। 4 के लिए क्या लिखेंगे स्टूडेंट, टेट्रा, गैपिंग के साथ टेट्रा।
और F के लिए क्या बोलते हैं, F सिंबल किसका है, फ्लोराइड, लेकिन ये अनायनिक लिगेंड है तो E हटेगा, O आ जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा फ्लोराइडो, 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 FLU, फ्लू फ्लू, फ्लोराइडो। और लिगेंड जब हो गया तो उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम, और सेंट्रल मेटल एटम के नाम को लिखते समय भी प्रिकॉशन लेना है। अगर अनायनिक पार्ट में है तो नाम में मॉडिफिकेशन होगा, तो CO यहां पर देख रहे हैं जो सेंट्रल मेटल एटम है वो अनायनिक पार्ट में है तो नाम में मॉडिफिकेशन होगा, 8 लग जाएगा तो नाम क्या हो जाएगा, कोबाल्टेट, कोबाल्टेट, कोबाल्टेट। तो CO के लिए हमने यहां पर लिखा कोबाल्टेट, कोबाल्टेट। और उसके बाद यहां पर पैरेंथेसिस देके मुझे ऑक्सीडेशन नंबर लिखना होगा। ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना तो मैंने आपको सिखाया था स्टूडेंट, मैंने बताया था कि NH4 के ऊपर +1 चार्ज होता है तो +1 2 टाइम है तो इंटू 2 प्लस सेंट्रल मेटल एटम का X, और फ्लोरीन के ऊपर जो चार्ज होता है वो -1 कितने टाइम है, 4 टाइम है तो इंटू 4, और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है तो इन सभी का सम हो जाएगा इक्वल टू 0, +1 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2 प्लस X, -1 इंटू 4 क्या हो जाएगा, देखो ना यहाँ पर -1 इंटू 4 क्या हो जाएगा, -4 इक्वल टू 0, तो X इक्वल टू क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर रोमन नंबर में ऑक्सीडेशन नंबर को मेंशन कर दिए, कितना इजी है ना। अब आते हैं इस एग्जांपल में, तो चलिए आप इसका एग्जांपल का नाम खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं स्टूडेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसलिए कॉम्प्लेक्स पार्ट है, पहले किसका नाम, लिगेंड का नाम। तो लिगेंड के लिए देखिए यहाँ पर 4 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, टेट्रा, स्मॉल लेटर से टेट्रा। Cl का नाम क्या हो जाएगा, क्लोराइडो, क्लोराइडो। लिगेंड का नाम हो गया, उसके बाद किसका नाम लिखोगे, सेंट्रल मेटल एटम का नाम। उसमें नाम को लिखते समय क्या सावधानी बरतना है कि वो कैटायन पार्ट में है कि अनायन पार्ट में है। आप देख सकते हैं कि इस स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज लिखा हुआ है, मतलब यहाँ सेंट्रल मेटल एटम अनायनिक पार्ट में है, मतलब उसके नाम में चेंजिंग होगा। प्लैटिनम नहीं, लास्ट में 8 लगा दो, प्लैटिनेट, प्लैटिनेट, प्लैटिनेट। और उसके बाद आप क्या करो, सेंट्रल मेटल एटम का नाम को लिखने के बाद स्मॉल ब्रैकेट में मतलब पैरेंथेसिस में आप रोमन नंबर में लिखो ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहां से ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा स्टूडेंट, 2 आएगा। कैलकुलेट करके देख लो, मैंने कल आपको लिखना बताया था। और ये न्यूट्रल नहीं है, ये आयनिक कॉम्प्लेक्स है, तो लास्ट में आपको वर्ड आयन जरूर लिखना है। लास्ट एग्जांपल में आते हैं स्टूडेंट, आइए। पहले कैटायन का नाम, उसके बाद अनायन का नाम। तो ये पूरा पोर्शन कैटायन ही है, तो पहले कैटायन का नेमिंग करेंगे। लेकिन ये कैटायन वाले पोर्शन में मुझे स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है, कॉम्प्लेक्स पार्ट दिख रहा है, तो इस कॉम्प्लेक्स पार्ट में पहले किसका नेमिंग करना है, लिगेंड का, तब सेंट्रल मेटल एटम का, और तब ऑक्सीडेशन नंबर। तो लिगेंड के लिए 6 के लिए मैं क्या लिखूंगा, हेक्सा, स्मॉल लेटर से हेक्सा। और NO2 का नाम मैंने क्या बताया था, नाइट्रो एन, याद होगा तो आपको, अगर हेक्सा नाइट्रो एन, बहुत इंपॉर्टेंट है। NO2 जब कभी आता है, स्टूडेंट गलती करके आता है एग्जाम में, तो नाइट्रो एन, हेक्सा नाइट्रो एन। जब आपने लिगेंड का नाम लिख दिया तो सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखो, और सेंट्रल मेटल एटम के नाम को लिखते समय ध्यान रखना है कि वो कैटायन में है कि अनायन में है। अभी तो सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर चार्ज पॉजिटिव दिख रहा है, मतलब कैटायन में है, मतलब इसके नाम में कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा। ये नाम इसका एज यूजुअल रह जाएगा, जो आप प्रोनाउंस करते हैं पीरियोडिक टेबल को देखकर, वही नाम बोलना है यहाँ। तो Na के लिए क्या हो जाएगा, निकेल। Na के लिए क्या हो जाएगा, निकेल, निकेल, निकेल। कोई गैपिंग नहीं, कोई गैपिंग नहीं। और सेंट्रल मेटल एटम के बाद आपको स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, मतलब यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट, सॉरी स्मॉल ब्रैकेट में या पैरेंथेसिस में आपको ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। तो ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना मैंने आपको बताया था स्टूडेंट। सेंट्रल मेटल एटम के लिए मैंने क्या मान लिया, X। इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, -1, तो यहां मैंने लिखा -1 कितने टाइम है, इंटू 6। और सभी का, अब तो कुछ बचा नहीं, तो सभी का सम इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो चार्ज प्रेजेंट है दैट इज +1। सॉल्व करोगे तो x - 6 इक्वल्स टू 1, और यहां से अगर आप सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व होकर आ जाएगा स्टूडेंट आपका 7। ये सॉल्व करने पर ये आपका यहाँ पे आ जाएगा 7, है ना। तो चलिए अब हम लोग यहां से देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने रोमन नंबर में यहाँ पर मैंने 7 लिखा, और यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये आयनिक कॉम्प्लेक्स है, तो लास्ट में हम लोग यहाँ पर आयन लिख दिए। तो इस तरीके से आप यहाँ पर एक फर्स्ट टाइप का नोमेनक्लेचर हो गया। सेकेंड टाइप में कल हम लोग ऐसे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का नेमिंग देखेंगे जहां पर मोर देन 1 टाइप का लिगेंड आएगा, और कल ही मैं टाइप 3 भी आपको यहाँ पर सॉल्व करवा दूंगा क्वेश्चन। आज मैं कम इसीलिए सिर्फ टाइप 1 पढ़ा के इसलिए मैंने छोड़ दिया स्टूडेंट, क्योंकि कल मैंने आपको ऑक्सीडेशन नंबर बताया, तो आप ऑक्सीडेशन नंबर को बहुत अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करो, उसके बाद ही आपको नोमेनक्लेचर वाला पोर्शन पढ़ना है, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं यहां पर जितना क्वेश्चन भी बना दूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
आप कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो यही मैटर करता है। तो इसीलिए घर में बैठे और खूब प्रैक्टिस करें, क्योंकि अभी तो आपको समय घर में जो मिला हुआ है उसमें तो आप मैक्सिमम टाइम अपना यूज कर सकते हैं सेल्फ स्टडी करने के लिए। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर को मैं यहीं पर रोक रहा हूं, कल हम लोग यहीं से आगे प्रोसीड करेंगे। टिल देन